साहब, जय भीम। मैं जय भीम, राजेश जय कुमार भीम हूँ जी। और रामपुर में आपकी प्रतिभा और अंबेडकर चिंतन के प्रति काफ़ी लोगों से मैंने सुना। तो आज 14 अप्रैल के दिन आपसे मुलाकात करने के लिए मैंने सोचा और संजोग से मुलाकात हुई। साहब, आज पूरा देश 14 अप्रैल मना रहा है। इस 14 अप्रैल के संदर्भ में बाबा साहब का जो आज जन्मदिन दुनिया मना रही है, भारतीय राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में इनका योगदान पे कुछ अपनी बात है। बहुत ही अच्छा और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आज की जो राजनीतिक हालात दिखाई दे रहे हैं उनमें डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी और उनका जो सामाजिक संघर्ष या क्रांति बहुत ही प्रासंगिक हो गई है। उसको समझना बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि आज का जो राजनीतिक माहौल है वो सामाजिक असमानता का है, विषमता का है, सांप्रदायिकता का है और निम्न तबकों के लिए बहुत ही पतनशील युग है ये। इसलिए ऐसी स्थिति में डॉक्टर अंबेडकर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो आज बहुत ही प्रासंगिक है। मुझे याद आ रहा है, बाबा साहब ने एक बार कहा था और वो बिल्कुल सच कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय समाज लोकतांत्रिक नहीं है। अगर लोकतांत्रिक समाज होता तो ये जल्दी बदल जाता। जैसे दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी थोड़ी असमानताएं थीं, थोड़ी गरीबी थी, विषमताएं थीं, लेकिन वो लोकतांत्रिक समझ उनमें थी और वो जल्दी बदल गए। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक समाज निर्माण नहीं हुआ, या मैं यूँ कहूँ कि ये यहाँ लोकतांत्रिक समाज बनने नहीं दिया गया। इसलिए यहाँ परिवर्तन न आया है न आएगा। बाबा साहब बहुत कोशिश उन्होंने की कि ये समाज लोकतांत्रिक बने। लोकतांत्रिक का मतलब है कि हम एक स्वतंत्रता अपनी जो महसूस करें, दूसरे की भी महसूस करें, कि जितने हम स्वतंत्र हैं उतने ही दूसरा भी स्वतंत्र है जी। ये नहीं कि वो एक नाली साफ कर रहा है या कुछ निम्न वर्ग कोई गंदा काम कर रहा है तो वो नागरिक नहीं है, उसकी स्वतंत्रता नहीं है, उसका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये जो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, ये भारत में पहली बार मौलिक अधिकार की अवधारणा डॉक्टर अंबेडकर ही लेकर के आए थे। इससे पहले इस देश में सिर्फ ब्राह्मण का मौलिक अधिकार हुआ करता था और किसी का मौलिक अधिकार नहीं होता था। स्वतंत्रता और इसके बाद समानता। जब आप स्वतंत्रता महसूस करेंगे तभी तो आप उसको दूसरे को सम्मान देंगे, उसको अपने समान बैठाएंगे, और उसके बाद फिर जब समानता हो जाएगी तो भ्रातृत्व तो आएगा, भाईचारा बनेगा। ये तीन चीजें लोकतांत्रिक मूल्य हैं। यही तीनों लोकतांत्रिक मूल्य भारतीय समाज में बाबा साहब स्थापित करना चाहते थे। यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है, बल्कि यही संविधान की मूल है, ये आत्मा है ये लोकतांत्रिक। और आज हम इस ऐसे युग से गुजर रहे हैं, ऐसी राजनीतिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं जो लोकतंत्र के इन तीनों मूल्यों को ध्वस्त कर रही है। यहीं पर रोकना चाहूँगा एक सवाल जी। बाबा साहब ने जो संविधान के उद्देश्यों से यहाँ भारतीय सामाजिक व्यवस्था में समता, समानता, बंधुता स्थापित करना चाहा, आज तक नहीं हो पाई या होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इसके कुछ मूल कारण होंगे। वो हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो मैंने सर ये शुरू में कहा कि लोकतांत्रिक समाज ही नहीं है तो कैसे होगी व्यवस्था। समानता आ ही नहीं सकती, इतना ही जोर लगा लें। इस डॉक्टर साहब इस समाज में, इस भारत में या तो लोकशाही ध्वस्त हो सकती है और तानाशाही चल सकती है। यहाँ तो धर्म का शासन चलेगा या तानाशाही चलेगी। लोकतंत्र जहाँ इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ का जो ब्राह्मण समाज है, जो शासक वर्ग है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। ये उत्तरदायित्व निम्न वर्गों का नहीं है, ये उत्तरदायित्व
उन वर्गों का है जिनके हाथ में शासन है। वो जब वो स्वयं लोकतांत्रिक नहीं है, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि कितनी ही संविधान कितना ही बढ़िया हो, आप इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम जब तक नहीं होगा, समानता नहीं आ सकती। भाई ये कैसी व्यवस्था है, एक कैसा लोकतंत्र है कि आप एक धर्म को टारगेट किए हुए हैं 10 साल से, एक समुदाय को टारगेट किए हुए हैं, उसके मौलिक अधिकारों को आप छीन रहे हैं, उसे नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, उसको मुस्लिम कह करके उसके धर्म पर उस पर निशाना डाल रहे हैं, और एक दलितों के ऊपर आप अत्याचार कर रहे हैं। ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आपने सारे शैक्षिक संस्थानों के अंदर ऐसा नियम बना रखा है कि दलितों और पिछड़ों को नहीं लिया जाएगा, ना सुटेबल लिख करके उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था कहाँ, तो आप कैसे समानता लाएंगे? समानता लाने के लिए एक बौद्धिक वर्ग चाहिए। जो समाज में बौद्धिक वर्ग जब तक पैदा नहीं होगा, जो बुद्धिजीवी वर्ग पैदा नहीं होगा, जो समाज को जागरूक करे, लोगों को जागरूक करे, तब तक लोगों के अंदर चेतना नहीं आएगी। और बौद्धिक वर्ग जो होता है वो प्रोफेसर होता है, कॉलेज में टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, ये होते हैं बौद्धिक वर्ग। वो आप ब्राह्मणी बना रहे हैं सब जगह, सारे यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हीं को लाके रख रहे हैं। तो आप तो बौद्धिक वर्ग जो पूरे देश में एक नया बौद्धिक वर्ग उभरना चाहिए निम्न वर्गों से, वो तो आप उभार ही नहीं रहे हैं। तो आप कैसे लोकतांत्रिक समाज बना लेंगे? नहीं बन पाएगा। एक सवाल और है, जैसे कि अभी आपने कहा यूनिवर्सिटी और बौद्धिक वर्ग की चेतना या उनका जो उभार होना चाहिए, व्यवस्था नहीं उत्पन्न हो पा रही है। क्या जो हमारी शिक्षा पद्धति है, सरकार ने पॉलिसी बना करके प्राइवेट सेक्टर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोलने की जो योजना बना रही है, यह योजना कहीं न कहीं हमारे शिक्षा के अधिकार के प्रति घातक नहीं है? बिल्कुल घातक है, और ये चीज़ हम ही समझते हैं घातक, सरकार नहीं समझती है, क्योंकि सरकार को तो यही करना है। मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आ रही है। एक पत्रकार थे राजकिशोर, उनसे किसी ने पूछा था कि आप कांग्रेस की बहुत आलोचना करते हैं लेकिन बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते आप। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात कही थी, बोला हम बीजेपी की आलोचना करके करेंगे क्या, क्योंकि उनको तो यही करना है, उन्हें करना ही है। वो अपनी आलोचना से परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि वो खुश होते हैं कि उनको यही करना है। अभी नेपाल के अंदर जो नया सिस्टम बदला है, नया शासन आया है, उन्होंने प्राइवेट स्कूल सब बंद कर दिए हैं, प्राइवेट कोचिंग बंद कर दी। भारत में बड़ा उत्साह सुन करके उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो शासक वर्ग वो ब्राह्मण है, वो वर्ण व्यवस्था से चलता है। और वर्ण व्यवस्था के अंदर आपको मालूम होगा, आपने पढ़ी होगी, तो सारे देश के संसाधन हैं, तो सारी संस्थाएं हैं, वो निजीकरण की हैं, वो ठाकुर के हाथ में नहीं है जी, वो बनिए के हाथ में है सारी की सारी, सारा बनियों को तो सौंप रखा वर्ण व्यवस्था ने। तो वो वही है। तो वो सारे प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं, सभी स्कूल जितने भी हैं, सारे के सारे वो राजनीतिक जो के हैं। 2-4% कुछ दूसरे दलों के राजनीतिक जो के हैं सब राजनीतिक जो के वो, और उनसे शासन चल रहा है। सरकारी शिक्षा उनको बर्बाद करनी है। आप किसी भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर किसी विषय के अध्यापक पूरे नहीं मिलेंगे, वहाँ लैब नहीं मिलेगी, वहाँ फंड पूरा नहीं आता, वहाँ शिक्षक जो रिटायर हो जाता नया आता नहीं है, वहाँ शिक्षा मित्र बना करके या एडहॉक में किसी को रख करके कम तनख्वाह पर उनको नियुक्त कर दिया जाता है। वो क्या पढ़ाएंगे? तो उन्हें सरकारी शिक्षा बर्बाद करनी है, इसलिए कि सरकारी शिक्षा कौन लेता है, वो जानते हैं कि सरकारी शिक्षा कौन लेता है। और प्राइवेट में जो जाएगा वही जिनके पास पैसा है और वही बच्चों को पढ़ाएगा। और वहाँ भी प्राइवेट स्कूलों में भी एक बड़ा कड़वा सच प्राइवेट स्कूलों का ये है। मेरी पोती पढ़ती है एक स्कूल के अंदर, वहाँ पर मैं तो वहाँ जाकर एक दिन कहने वाला हूँ कि वहाँ जितने भी टीचर्स हैं, मैथ के हों चाहे साइंस के हों, सब डिस्क्वालीफाइड है, एक भी क्वालिफाइड नहीं है। अगर क्वालिफाइड हैं तो आप स्कूल में पढ़ाइए ना, ट्यूशन क्यों पढ़ाते हैं घर पे? उन्हें ट्यूशन के लिए बात करते हैं कि ट्यूशन पढ़ाएंगे हम, कॉलेज में नहीं पढ़ाते वो।
तो ये तो बड़ा बाजारीकरण हो गया। ये बाजारीकरण है। अब 3,500-4,000 रुपये महीने लड़के से बच्चे से ले रहे हैं आप, और 4,000 रुपये लेकर भी आप उससे करें कि ट्यूशन पढ़ने आओ, ये नंबर कम कम कर देंगे, काट देंगे, उनके साथ व्यवहार गलत व्यवहार करेंगे, इसका मतलब आप डिस्क्वालीफाइड है आप स्कूल के लिए। आप 1,500 रुपये महीने, 1,500 रुपये हर लड़के से ट्यूशन के ले रहे हैं अलग से घर में, घर बैठ करके। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, पूर्ण बाजारीकरण जो चल रहा है, ये गरीबों के खिलाफ, और गरीब 90% दलित या पिछड़े हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था का वही युग लौटना है। अगर हमारी ये राजनीतिक स्थिति जो आज है 10-20 साल यही रही, तो आप यकीन मानिए भारत जो है उसी सतगी में चला जाएगा, उसी गुफा वाली मानव प्राणी में चला जाएगा, बिल्कुल वो लौट के, मतलब जहाँ पर के कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ ही लोगों का शासन होगा। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये कैसे व्यवस्था है कि जो सारे संसाधनों का उसने वो कर दिया, एक ही वर्गीकरण कर दिया। सारे संसाधन जितनी भी देश के हैं वो उस पर सबका हक होना चाहिए ना। उसके अंदर उत्पादन में, निर्माण में तो श्रम शक्ति का योगदान है जी। बिना श्रम शक्ति के कोई निर्माण, कोई संसाधन खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन हाथ में किसके है वो? हाथ में उन बनियों के। नीचे कुएं के अंदर खाई में दलित मजदूर होते रहे हैं टनर में अंदर। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद की संकल्पना है वो मात्र अभी तक संकल्पना ही है। वो संकल्पना ही है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि जब सरकार में लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान भी वो उनके लिए अच्छा नहीं बनेगा। संविधान का पालन तो वही करेगा ना जो संविधान के प्रति आस्था रखता हो। SIR का कहाँ जिक्र है संविधान के अंदर? आप 10 लाख 20 लाख वोट काट दे रहे हैं, ये कहाँ है? एक संप्रदाय को टारगेट करके उसके सारे बांग्लादेश में वोट काट दिए, तो ये संवैधानिक मामला कहाँ है? आज की स्थिति में सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि यहाँ केवल सरकार ही दलित विरोधी नहीं है या मुस्लिम विरोधी, बल्कि न्यायपालिका भी दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। न्यायपालिका भी सरकार के पक्ष में है। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी न्यायपालिका की है। उसके जितने फैसले न्यायपालिका के आ रहे हैं सब संविधान के खिलाफ है। संविधान के वो संविधान की समीक्षा करने के बजाय, संविधान की रक्षा करने के बजाय संविधान को ही खत्म करने पर चले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक, संविधान खत्म होने पे एक सवाल आ रहा है, जैसा कि अभी हमारी चर्चा थी कि संविधान में के प्रस्तावना में समाजवादी सरकार होने की संकल्पना है, नीति निर्देशक तत्वों में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। ये सपना था संविधान निर्माताओं का। ठीक, एक दिन ऐसा होगा सरकार के सभी संसाधनों पे, प्राकृतिक संसाधनों पे देश की जनता का सबका हक होगा। ठीक उसके उलट अब सरकारी संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों पे व्यक्तिगत लोगों का हक हो रहा है। तो क्या संविधान के खिलाफ ये कार्य करके संविधान को समाप्त करने का एक संकेत है? संकेत क्या, संकेत ही नहीं, ये तो कृत्य है, ये तो डील कर दिया इसको। इसके खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं उनको जब भी दबाया जा रहा है। जो भी इसके खिलाफ, अब निजीकरण के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसको जेल हो रही है, गैर दर्द हो रही है। तमाम जो ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हो रहा है, जनता चुप नहीं है, जनता बहुत आंदोलन रखता है। सारे स्टेट में आंदोलन हो रहा है, बहुत तगड़ा आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ। लेकिन उनके खिलाफ यातनाएं भी बहुत हो रही हैं, उनके खिलाफ पुलिस दंडात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, वो मुहर कर रहे हैं। अब JNU जैसा संस्थान जो हिंदुस्तान का टॉप की यूनिवर्सिटी मानी जाती है और जो विश्व में भी अपना बहुत सर्वोच्च स्थान रखती है, उसको बर्बाद कर दिया। वहाँ RSS का वो वाइस चांसलर बैठा दिए, वो उसने तमाम ऐसी नीतियाँ बना रखी हैं। उसने अपनी लड़की को अपॉइंट कर दिया प्रोफेसर वहाँ पर, और उसने इस तरह की नीतियाँ बना रखी है कि वहाँ धरने पर सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर उसके खिलाफ, और कुछ नहीं हो रहा है। आप कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर RSS का आदमी नहीं बैठा हुआ?
मैं एक छोटा सा उदाहरण रामपुर का ही देता हूँ। एक रजा लाइब्रेरी रामपुर में है जो एशिया की जो मानी हुई लाइब्रेरी है, जी। वहाँ का डायरेक्टर हमेशा शिक्षाविद होता है, और वहाँ एक आरएसएस का PhD धारण बना हुआ मिश्रा, वहाँ का डायरेक्टर एक मिश्रा है, आरएसएस का आदमी। जब से वो आया है उसने रजा लाइब्रेरी का भगवा काम कर दिया है, आप कर दिए, पूरा भगवा कलर में रंगा हुआ है। वहाँ भजन कीर्तन करवाता है, बड़े 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 भजन मंडलों को बुलवा करके वो। अच्छा। वहाँ रामायण रामचरितमानस की प्रदर्शनी लगाता है वो। उसने सत्यानाश कर दिया पूरी लाइब्रेरी का। ठीक, इसी पे एक सवाल और है। इन लोगों का ये सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा है जी, जिसको मैं सांस्कृतिक आंदोलन कहूँ। जी, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ कि आंदोलन धीरे 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 चलता है तो एक दिन सफलता के कगार तक पहुँच जाता है। जी, जिस व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे हैं, यह सांस्कृतिक आंदोलन के माध्यम से तमाम सरकारी संस्थाओं पे कब्जा कर लेंगे। जी। पहले से कब्जा है। जी, ठीक इसका 22 वर्षा ये मैं कहना चाहता हूँ कि दलित पिछड़े आदिवासियों का बहुत सारा एक अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रीम में आंदोलन चल रहा है, जी, लेकिन वो आंदोलन दम तोड़ देता है। जी। क्या इन सारे आंदोलनों को समेकित करके एक साथ बना करके अगर इनका आंदोलन 8 साल 10 साल लगातार कंटिन्यू चलता रहे तो क्या व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है? हाँ, परिवर्तन हो सकता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसी से जुड़ा हुआ एक मैं बात कहना चाहता हूँ। जैसे बुद्ध ने कहा है कि अत्यदीप भाव, आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते हैं कि अपना प्रदीप आप बनो, या आप अपना विकास स्वयं करो। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि शासन की व्यवस्था आपके पक्ष में नहीं है। अगर शासन की नीतियां आपके पक्ष में नहीं है तो कितनी अत्यभाव चिल्लाते रहिए, आपका कुछ नहीं होना है। आप अपना निर्माण कैसे स्वयं कर लेंगे जब आपके रास्ते में कदम कदम पर व्यवधान पड़े हुए हैं, जब बैरिकेडिंग लगी हुई है। ये सारे आंदोलन जो जितने भी हैं, बिखरे हुए आंदोलन हैं, ये भी थोड़े थोड़े फ्रैक्चर के साथ हैं। कुछ आंदोलन तो ये अपने इसलिए हैं कि जो एनजीओ चला रहे हैं उनके हैं, कुछ स्वाभाविक जो परिस्थितियों से उत्पन्न हुए हैं, जो तात्कालिक जन से। लेकिन इन सारे आंदोलनों के समर्थन में सरकार नहीं है, सरकार की नीतियां नहीं है। इसलिए ये इन आंदोलन को दम तोड़ना ही तोड़ना है, ये सफल नहीं होने हैं। एक उदाहरण मैं अभी आपको दूं। सामाजिक दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया था कि यूजीसी के अंदर ऐसा कुछ नियम बनाइए कि सामाजिक भेदभाव खत्म हो।